अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। तीरा से नकल मकानी के ऊपर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आमने सामने है। बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं देख रहा था कि दोबारा खबर आई कि सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो 4 रोजा दौरे पर यूएई पहुंच चुके हैं। 4 रोज वो वहां पे क्याम करेंगे। ये सरकारी दौरा है उनका। उनके साथ खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी होंगी। उससे पहले हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड में थे। स्विट्जरलैंड से वो लंदन चले गए। लंदन से वो जो ही पाकिस्तान पहुंचे तो सदर साहब भी और वज़ीर आज़म साहब भी शायद चंद घंटे ही इकट्ठे पाकिस्तान में थे। और फिर सदर साहब जो हैं अब वो यूएई के दौरे पे चले गए। उससे पहले वो कितने दौरे कर चुके हैं वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये जो सारे दौरे हैं इन पे कितना खर्चा आता है, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा होता है, ये एक बहस है जो चलती रहती है। एक और खबर है वो भी मैंने आपसे शेयर करनी है, बल्कि 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं खबरें। आज वजीर ममलिकत जो हैं हमारे तलाल चौधरी साहब बराए दाखिला, वजीर ममलिकत बराए दाखिला, उन्होंने खिताब करते हुए या बात करते हुए कहा कि लाहौर लंदन से ज्यादा महफूज है। अब ये वो चीज है जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है, कभी कराची के हवाले से कह दिया जाता है, कभी किसी और शहर के हवाले से कह दिया जाता है। लेकिन अगर लंदन जो है वो लाहौर से ज्यादा गैर महफूज है तो उसका कोई सबूत तो होगा। दूसरी जानिब अगर आप देखें जो दूसरी खबर है, खबर यह है कि पंजाब की पुलिस का जजेस की सिक्योरिटी के लिए 23 करोड़ 86 लाख रुपए की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला, ये रिपोर्ट कर रहा है जी मीडिया। और ये अगर खबर की आप तफसील देखें तो इसमें 14 करोड़ की गाड़ियां खरीदी जाएंगी, क्योंकि जो जजेस हैं उनको वो महफूज नहीं है पंजाब में। और 14 करोड़ की गाड़ियां आएंगी, 9 करोड़ की उनके ऊपर यानी उनको बुलेट प्रूफ बनाया जाएगा, उनके ऊपर वो पैसा लगाया जाएगा। तो अगर लाहौर लंदन से ज्यादा महफूज है, पंजाब लंदन से ज्यादा महफूज है, इस्लामाबाद लंदन से ज्यादा महफूज है, पाकिस्तान लंदन से ज्यादा महफूज है, तो फिर ये जजेस के लिए हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों की क्यों जरूरत है? तो मेरे ख्याल में जरूर आप चीजों को कंपेयर करें, जरूर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो हमारे सामने है कि यहां पे क्या हो रहा है। और इसी का तसलसल अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन की बात हो रही है, वहां पे जो दहशतगर्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, वो दहशतगर्दी करते हैं। और वो किसी एक हुकूमत पे या किसी एक सियासी जमात पे या किसी एक तबके के खिलाफ वो कार्रवाइयां नहीं करते, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर एक बहस चल पड़ी है। वफाक कुछ और मौकिफ लेता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कुछ और मौकिफ है। आज 3 मोअज़्ज़िज़ वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, उसके साथ साथ वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी थे, इख्तियार वली साहब भी थे। उन्होंने बताया कि भाई वफाक तो किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, और ये जो नकल मकानी हो रही है ये सारे खुद लोग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और ये हर साल होती है, बल्कि वहां पे एक डॉक्यूमेंट भी दिखाया गया जिसके मुताबिक 1880 में भी वहां से नकल मकानी होती थी। तो अगर ये हर साल नकल मकानी होती है तो गुज़िश्ता बरस ये नकल मकानी क्यों नहीं हुई? अगर गुज़िश्ता बरस हुई तो उस वक्त इतना शोर क्यों नहीं पड़ा? उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 4 अरब रुपया क्यों नहीं रखा? उस वक्त जरगा क्यों नहीं बुलाया गया? तो यकीनन इस दफा जो नकल मकानी की गई है उसमें लोगों को कहा गया है कि भाई आपको यहां से जाना है। अब ये सूबाई हुकूमत ने कहा है या वफाकी हुकूमत ने कहा है, ये वो सारी बहस चल रही है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद खबरें भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उनके ऊपर भी रोशनी डलवाएं। सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वजीर आजम के मावने खसूसी जनाब हुज़ैफा रहमान साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफी और तजियाकार नजम वली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नजम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हुज़ैफा साहब आपसे जरा शुरू करना चाहूंगा। ये जो तीरा वाला मामला है, ये ऑर्डिनरी पाकिस्तानी हैं, ये सफर कर रहे हैं, वहां से निकले, किसी ने तो इनको कहा है कि भाई आप मूवमेंट करें। अब सूबा कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने किया। आप ये कह रहे हैं कि ये सूबे का नोटिफिकेशन है, लेकिन बीच में पिस रहे ये लोग हैं। अब इस मसले को हल किस तरह किया जाए? जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल को थोड़ा सा मजे बड़े कैनवस में देख के 2 चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर दूं। एक तो ऑपरेशन हो भी रहा है या नहीं, या ऑपरेशन किस नौयत का हो रहा है, या ऑपरेशन का दायरा कार कितना वसी है। मुख्तलिफ मुतसाद बयानात आए। मैं समझता हूँ कि चूँकि ये गिलास जो पड़ा हुआ है ये आधा खाली भी आधा भरा हुआ भी है। कुछ हमारे वफाकी वुज़रा ने, कुछ लोगों ने जो बयानात दिए, किसी ने गलत बयान नहीं दिया, लेकिन अपने बयान की वो सही वजाहत नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन ये नहीं है कि जो कि ऑपरेशन राह रास्त या राह निजात हुआ, पूरी फौज पूरी ब्रिगेड एक मूव हुई, सूबे को एतमाद में लिया गया, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, पूरा इलाका खाली कराया गया, पूरी जिले इंतजामिया साथ बैठी।
वादी तीरा हो या ऐसे इलाके जहां पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, वहां आप टारगेटेड या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते रहते हैं और एक लंबे अरसे से जारी रहता है। यानी वहां पर आपकी फौज की डिप्लॉयमेंट भी है, लेकिन जब आपको पता चलता है टारगेटेड बेस के ऊपर कि भाई आज इस इलाके में फलां जगह पर दहशतगर्दों ने मूव किया है, या ड्यूरेंट लाइन क्रॉस करके आसानी से अफगानिस्तान से आपके उस इलाके में आ गए हैं जहां पर उन्हें महफूज पनाहगाहें मिल जाती हैं, तो वहां टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं। और यह नहीं हो सकता कि आप कहें कि टारगेटेड ऑपरेशन अगर कर रहे थे तो अचानक से क्यों शुरू हो गया। देखिए, अगर अचानक से शुरू करना होता तो चलें ठीक है, जो वहां से माइग्रेट करने वाले लोग हैं वो तो इंसान है, क्या फौजी इंसान नहीं है? क्या यह पॉसिबल है कि 4-4, 5-5 फुट बर्फ पड़ी हुई हो और उस बर्फ में हमने ट्रूप्स को कहेंगे नहीं आप मूव करें? एक तो आपको मौसम की सख्ती भी फेस करें और एक वल्नरेबल सिचुएशन हो जाए कि ताकि आपको दहशतगर्द आसानी से टारगेट कर सकें। ऐसा हरगिज नहीं है। वहां पर फौज की डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जहां जहां पर आपको पता चलता है कि तालिबान मौजूद है, टारगेटेड कार्रवाइयां आप करते हैं। इसी तरीके से इस तनाजुर में वजीर दिफा साहब ने कहा कि वहां पर ऑपरेशन हुआ जा रहा है, नहीं वो टारगेटेड ऑपरेशन। जो अता तारड़ साहब ने कल बात की, चूंकि वजीर आला साहब ने कहा कि वहां से लोगों को बेदखल कर दिया गया है या बाय फोर्स लोगों को कहा गया आप लाजमी इलाका छोड़ें, उसके लिए आपको पता तरीकाकार क्या होता है? किसी फौजी चौकी पर भी हमला अगर हो जाए तो 15 के ऊपर कॉल चलती है और पर्चा पुलिस देती है। एपीएस हुआ, पर्चा कोई फौज ने तो नहीं दिया, पर्चा पुलिस ने दिया। इसी तरीके से अगर किसी बंदे को इनखला कराना है तो दफा 144 नाफिज होगी, डीसी इनखला कराएगा। अब वहां क्या हुआ? वहां यह हुआ कि टारगेटेड जो ऑपरेशन थे इंटेलिजेंस बेस्ड, हमें यह पता चला कि मौसम की शिद्दत के बावजूद दहशतगर्दों ने मूवमेंट शुरू कर दी होगी। आपने अपने ऑपरेशन का दायरा का जरा तेज कर दिया तो उसमें लोगों ने मौसम की शिद्दत प्लस ये ऑपरेशन भी, तो वहां से मूवमेंट की। उसमें हमने क्या कहा? चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप इन लोगों को महफूज शेल्टर दें। इस पे मुतालबा क्या आना चाहिए था सूबाई हुकूमत का कि हमारे पास पैसे नहीं है, अल्लाह के बंदो हमें पैसे दो, डीसी को डायरेक्ट 2 अरब रुपए दे दो, 50 करोड़ रुपए दे दो। मैं कहते जायज मुतालबा है। आपने क्या कहा कि लोगों को जबरदस्ती निकाल दिया। भैया आप अकल और फहमो फरासत होती है। अगर शदीद सर्दी में वहां से 5-5 फुट बर्फ पड़ी हुई है जहां पर, वहां से लोग जो है महफूज मकामात पे आ सकते हैं। और जो फौजी जवान वो भी हमारे भाई हैं, बहुत से ताल्लुक केपीके से होगा, क्या हम उन्हें कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हमें सुहेल अफरीदी को नीचा दिखाने के लिए हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे? चलिए, मैं जरा शौकत यूसुफ जई साहब से पूछता हूं इसके ऊपर। अच्छा यूसुफ जई साहब, ये जो सारी बहस चल रही है, वफाक आपको कह रहा है, आप वफाक को कह रहे हैं, लेकिन खैबर के डीसी का नोटिफिकेशन मौजूद है, डीसी साहब उस जरगे में मौजूद थे, तो सूबाई हुकूमत तो ऑन बोर्ड थी। फिर आप लोगों ने ये सियासी बयानियां बनाया कि जी वफाक इनको जबरदस्ती निकाल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि वफाक खुद कितना बड़ा कंफ्यूजन का शिकार है कि ये कह रहा है कि जी वहाँ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि हम वफाक नहीं कर रहा और न ही वफाक लोगों से कह रहा है कि निकल जाए। अभी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि मिसट्रस्ट है बहुत ज्यादा दोनों वफाक और सूबे के दरमियान। हम पे इल्जाम तराशी तो की जा रही है और शुरू दिन से की जा रही है, सीएम के ऊपर भी इल्जाम तराशी हो रही है, लेकिन एक चीज बड़े वाज़े अल्फाज में हम कहते रहे हैं कि जी हमारे साथ बैठ के कोई मैकेनिज्म बनाए। आपने 14,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर लिए हैं और तकरीबन 22 बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, तो मुज़ाकरात भी हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमने कर ली हैं, लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। तो उसके खात्मे के लिए हम चाहते हैं कि कोई मैकेनिज्म बने। दहशतगर्दी खत्म करने पे तो किसी को एतराज ही नहीं है, ना हमें है ना वफाक को होना चाहिए। तो जब एक पेज पे है एक चीज के ऊपर कि जी दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो फिर क्या मुश्किल थी कि वफाक जो है वो सूबे के साथ बैठ जाती। हमने एपीसी भी बुलाई। अगर हम संजीदा ना होते, हम दहशतगर्दी खत्म ना करना चाहते, तो फिर हमने क्यों पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई, एपीसी बुलाई और सबसे मिलके उनके जो नुकात से वो शामिल करके 15 नुकात बना के वफाक को भेजे। वफाक ने उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कहा कि जी ये कौन होते हैं और ये तो वफाक का काम है ऑपरेशन की इजाजत देना और ना देना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि कंफ्यूजन का शिकार है वफाक खुद भी। और जो माहौल बनना होता है जिसके लिए मुज़ाकरात भी किए जाए, माहौल को भी बेहतर किया जाए, अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, ये वफाकी वज़रा जो वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर इनका वजीर दाखिला, इनका वजीर खारजा, इनका ये आके वजीर दिफा ये इधर आ जाते खैबर पख्तूनख्वा में, सीएम हाउस आ जाते और सीएम से कहते हैं कि जी ये मसाइल है, हम ये करना चाहते हैं, मुल्क को कैसे हम पुरअमन बना सकें। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि हम कहते हैं कि नहीं हमने दहशतगर्दी नहीं खत्म करनी है, जी हमें जरूरत है इसकी? किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है।
सिर्फ इल्जाम तराशी हो रही है, ये मुखलिस नहीं है। अगर वफाक दयानतदारी से दहशतगर्दी के खात्मे में मुखलिस होती तो इशू ही नहीं है, किस बात पे इख्तिलाफ है। हम तो ये कह रहे हैं मैकेनिज्म बनाए, अच्छा मैकेनिज्म शौकत बनाने यूसुफ पे जई आप साहब, हमसे वहां आगे से हुए जो हैं। यूसुफ जई साहब वहां से जो लोग निकले हैं, क्या वो खुद निकले हैं या उनको कहा गया है कि आप वहां से नकल मकानी करें? इसलिए कि आज तो ये भी दावा किया गया कि लोग वॉलंटियर किया लोगों ने वहां से निकलने पे। देखिए, ये तो अब वफाक और सूबे के दरमियान बातचीत है ना। वफाक कहती है कि जी हमें नहीं पता है। ये बिल्कुल पता है। जैसे जैसे बाकायदा ये मुज़ाकरात होते रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। डीसी जो है वहाँ का डीसी, उसके साथ बातचीत होती रही है। और ये कभी भी नहीं कहा है कि जी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आप चले जाएं। डीसी ने कभी ये नहीं कहा है। लेकिन जाहिर है, जब इतना बड़ा प्रेशर आता है तो वो लोग तो डीसी ऑफिस आते हैं ना, वो तो कहते हैं कि जी हमारा क्या, हमें क्या करना है बताएं अभी। तो लोग निकले हैं, चाहे वो वॉलंटियरली निकले हैं, जैसे भी निकले हैं, लेकिन निकले हैं, उनकी मुश्किलात हैं। अब उन मुश्किलात को कम करने के लिए ठीक। हुकूमत ने पहले से ही, उनको पता था कि ये लोग डिस्प्लेस होंगे। और इससे पहले भी हमें तजुर्बा तो हुआ है इस खैबर पख्तूनख्वा के। यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन हुए, किस तरह लोगों को निकाला गया। तो जो सर्दियां आ रही थी उसके उसमें जब पैसे रखे सूबे ने कि अगर मुश्किल वक्त आया और वफाक पीछे हट गया तो फिर सूबा अपने लोगों को तो कैटर करेगा। लेकिन उस पे कितने अजीब सी ठीक है। वो बनाई बनाई कि जी ये तो पहले अनबोर्ड था, ये तो जी ऑपरेशन के लिए अनबोर्ड था, इसलिए पैसे रखे। भाई पैसे हमने इसलिए रखे कि अगर आप कल पीछे हट जाएं, जिस तरह आज हट रहा है वफाक के, जी हमें तो नहीं पता ही नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कोई ऑपरेशन कोई आज खुद शुरू हो गया है? ये कौन इजाजत दे रहा है? या वफाक ठीक देगी है, या मैं सूबा देगा जरा ना। शौकत भाई, मैं जरा नजम वली साहब को भी शामिल करता हूं इसमें। नजम वली साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी और वैसे भी जो ओवरऑल बहस हो रही है कि वफाक कुछ और कह रहा है, सूबा कुछ और कह रहा है, इस सारी सूरत हाल को नजम साहब आप कैसे देखते हैं? अतर भाई, मेरे लिए हुज़ैफा भाई भी काबिल एहतराम है और शौकत भाई भी। और यकीनी तौर पर इनके नुक्ता नज़र में वाज़ेह इख्तलाफ है, लेकिन बतौर सहाफ़ी मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ जाना, जो कुछ पता किया, उसके मुताबिक मुझे अफसोस है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं इस पर एक गैर ज़रूरी किस्म की सियासत कर रहे हैं और इख्तलाफ कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पहला फैसला होता है डीसी खैबर के हवाले से, जो वो लेटर और नोटिफिकेशन निकालते हैं, 28 अक्टूबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये बात सूबाई हुकूमत के इल्म में होती है कि ये फैसला हो रहा है और मशरान के कहने पर हो रहा है, उनकी दरख्वास्त पर हो रहा है कि यहाँ पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें जो कोलेटरल डैमेज उसका खतरा है, तो यहाँ पे हम रजाकाराना जो है वो यहाँ से मूव करते हैं, लेकिन इसके खर्च बर्दाश्त किया जाए। फिर उसके बाद सुहेल खान हैं, सूबाई सेक्रेटरी हैं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के। वो गालिबन 28 दिसंबर को या 26 दिसंबर को गालिबन वो बाकायदा एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान करते हैं वहां पर। और उसके बाद हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत 4 अरब रुपए जारी कर देती है। इसी तरह मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में एक इजलास 31 दिसंबर को होता है जिसमें हतमी फैसले किए जाते हैं और उसके बाद फिर ये 4 अरब जारी होता है, सूबाई हुकूमत जारी करती है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि उन्हें तो इस ऑपरेशन का इल्म ही नहीं और उनको एतमाद में नहीं लिया गया, तो ये सूबाई हुकूमत के डिप्टी कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरी रिलीफ तक और सेक्रेटरी रिलीफ से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, मैं आपको तारीखें बता रहा हूँ, शौकत साहब इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये कहाँ से कौन फैसले कर रहा है, कहाँ से ये फैसले आ रहे हैं अगर सूबाई हुकूमत इसमें ऑन बोर्ड नहीं है? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना है कि हमेशा की तरह अभी शौकत भाई ने जो बात की कि वफाकी वज़रा जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता कर लेते, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हुए तो शहबाज शरीफ ने इनको फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसके बाद क्या सुहेल अफरीदी किसी इजलास में गए? अगर ये दहशतगर्दी ख़त्म करने और मसाइल सूबे के हल करने के लिए संजीदा हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म को कभी फ़ोन किया, कभी किसी इजलास में गए? देखिए, इस तरह मामला जो है बहुत पेचीदा होते चले जाएंगे, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि जानबूझकर पाकिस्तान के वफाक के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जज्बात को बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और अगर वहां पर जिस तरह अभी बात हो रही थी, जो वहां से लोगों की नकल मकानी होनी है, जिस पर खुद उन्होंने आमादगी जाहिर की, अतर भाई ये करनी किसने है?
ये सूबाई हुकूमत ने करनी है। 4 अरब किसने दिया? 4 अरब वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत ने दिया। जब ये 4 अरब दिया गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने में जो बद इंतजामी हो रही है, जो लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, और उसका रुख जो है, उस इंतजामी नाकामी का रुख जो है, वो पाक फौज की तरफ धकेला जा रहा है। वो पाक फौज जो इस वक्त जानों की कुर्बानियां दे रही है, जो उसने तो नहीं मुतालबा किया था कि यहाँ पर हम कोई, देखिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फौज ब्रिगेड तो शिफ्ट नहीं की गई, यहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। वहां पर आईडीओज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, अस्करी जराये ये बताते हैं, सियासी जराये ये बताते हैं, वो जारी हैं। लेकिन अगर आबादी ने मुंतकिल होना था तो इसको सियासी इशू बना दिया गया। आपने कहा कि पिछले सालों में ये इशू क्यों नहीं बना, आप खुद इसको अंदाजा लगाएं। ये सोहेल अफरीदी साहब के नहीं थे, इस वजह से नहीं बना। अब वो खुद अफरीदी हैं, वो अपने कबाइल को और कबाइली असबियत को जिस तरह फौज के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उस चीज को यूज कर रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए। मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही नामुनासिब सी चीज है, इसके ऊपर हमें देखना होगा, सोचना होगा। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सियासत से बालातर होना चाहिए, जिनमें दहशतगर्दी है, जिनमें मुल्क का दिफा है, उस पर सियासत ना करें, बाकी चीजों पर करते रहें। बिल्कुल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कम से कम पाकिस्तान के दुश्मनों से कैसे निपटना है उसके ऊपर तो हम सबका इत्तेफाक होना चाहिए। एनीवे, यहां पे एक छोटी सी ब्रेक, जी ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा हुज़ैफा साहब, आज फिर इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। उनकी बहनें अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, सारा दिन जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने, और अब वो उनकी सेहत के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि उनकी गालिबन आंख में कोई मसला है, पर मुलाकात नहीं हो सक रही। वो कह रहे हैं किसी एक लीडर की मुलाकात करवा दें, लेकिन हुकूमत इसके ऊपर जो है बड़ा रिजिड किस्म का हुकूमत ने मौक़िफ़ लिया हुआ है। आप समझते हैं कि ये मुनासिब मौक़िफ़ है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, अगर आप दोनों इंतहा की बात करें तो मेरे ख्याल से दोनों इंतहाओं का मौक़िफ़ अगर यहाँ पर हम बहस करना शुरू करें तो दोनों के पास इतने स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे कि आप कहेंगे माने तो किसकी बात माने। मैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट अपनी बात भी कर रहा हूँ और उनकी बात भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि जो बानी तहरीक इंसाफ की बहनों की जिम्मेदारी थी, देखें ठीक है कैदी है, उसका फंडामेंटल राइट है कि उसे उसकी फैमिली मिले, और आपकी फैमिली से आपकी मुलाकात का एहतमाम भी कराया गया था। पहले मुसलसल हो रही थी, फिर ठीक है सियासी कदगन लगी, हमें एहसास हुआ 2-2.5 सालों में कि सियासी जो है एक्टिविटी सज़ा याफ्ता कैदी नहीं कर सकता। उसके बाद एक बहन की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो कुछ बानी तहरीक इंसाफ के हैंडल से ट्वीट किया गया या जो ज़बान इस्तेमाल की गई, मुझे आप बताएं दिल पे हाथ रखकर, क्या शौकत यूसुफजई साहब उसका दिफा कर सकते हैं? और आपने एक स्टैंप मोहर सब्त कर दी कि हम 3 बहनों ने भी वही काम करना है जो कि समान अकरम राजा साहब करेंगे। तो अब आपकी मर्जी है कि राजा साहब की मुलाकात करा दें, हमारी करा दें, बात एक ही है। और आपने जो एक फंडामेंटल राइट था कि अपने भाई की वेलबींग जाननी है, हमने सियासत एक जगह पर, सजा याफ्ता कैदी होना दूसरी जगह पर, और वो जो मर्जी करे, आपका उससे इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन हमारा एक राइट है जो हमें आईने पाकिस्तान देता है, आर्टिकल 14 देता है, आर्टिकल 8 देता है, आर्टिकल 9 देता है कि हम अपने भाई की वेलबींग जाने। जो तमाम कैदियों के जो लवाहिकीन या उनके जो घर वाले हैं वो सारे जानते हैं जाकर, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस मुलाकात को भी मिस यूज किया। आपने भाई को भी बन के नहीं बता सके कि हमने पूरी 1 महीने की स्ट्रगल की है, शदीद सर्दी में हम सड़क पे सोए रहे हैं, उसके बाद इस मुलाकात का एहतमाम हुआ है। तो चले, एक बंदे ने जज्बात में बात कर भी दी, मैं कहता हूं बंदा है, उसके आप रिट्स कर्टन में बंदे को कैद कर दें, कैद होती है, ये तो फिर भी अडियाला जेल है। अगर एक बंदा कैद में कोई ऐसी बात करता है जो कि फ्रस्ट्रेशन की बू आती है, आप लोगों के पास दिमाग नहीं है, आप बाहर आकर कहें कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करनी, सिर्फ कौम को बताना है कि वो बिल्कुल ठीक है। सियासत हम तीनों बहनों ने नहीं करनी। हमारी फिर दरखास्त होगी हुकूमत से कि इन मुलाकातों के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं और मुलाकातें करें। भाई, ये इस बात की अब गारंटी कौन देगा कि हम इनकी बहन की मुलाकात कल करा देते हैं? आप अचकज़ई साहब से हमें गारंटी दिलवा दें कि फैमिली की मुलाकातें बहाल कर दें, फैमिली सियासत नहीं करेगी। अच्छा, मुझे फैमिली कंट्रोवर्सी नहीं करेगी। मैं शौकत यूसुफजई साहब की तरफ मैंने जाना है, लेकिन मुझे ब्रीफली बताइएगा आपकी ये जो एक्सपेक्टेशन है
कि आपने उनको इतने 2 सालों से बंद भी किया हुआ, किसी ओपन अदालत में पेश नहीं किया, ना उसकी तस्वीर आती है, ना उसका कोई बयान बाहर आ सकता है, ना उनकी उस तरह मुलाकातें होती हैं, फिर जिस किस्म के मुकदमात उनके ऊपर हुए इद्दत से लेकर दीगर, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत का रवैया भी कोई मिसाली नहीं है? जो अगर दूसरी तरफ से चीजें हो रही हैं तो हुकूमत का रवैया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजरसानी की जरूरत होगी। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ब्रीफली बताता हूं, मुझे 30 सेकंड जो दे दें। जी जी, लेकिन मैं ब्रीफली अर्ज कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि आज जो नौबत आई है, क्या यह नौबत एक दिन में आ गई है? बानी तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी मुखालफिन में लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्हें सियासी दुश्मन बनाया है। उनके लिए ऐसी बंद गली में दाखिल किया कि आगे कुआं पीछे खाई है। डिजिटल पे आपने अपना कब्जा किया, आपने 4 साल सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव पे फर्क किया। यानी जो शख्स जेल में बहन मिलने जाए वो ये ना देखे कि मेरी बहन किन हालात में आई है, मैं इसे अपनी वेलबींग बताऊं और इसे स्ट्रिक्टली मना कर दूं कि तूने भी सियासत नहीं करनी। वो कहता है कि बहन से मुलाकात ज्यादा जरूरी है या नैरेटिव ज्यादा जरूरी है। वो कहता है नहीं, नैरेटिव ज्यादा जरूरी है। वो कहता है नहीं, जाके टिका के ट्वीट करो, ऐसी की तैसी, व्हाटएवर दी सर्कमस्टांसेस एंड व्हाटएवर दी कॉन्सिक्वेंसेस आई विल फेस, नैरेटिव ना गिरे। तो मुझे आप ये बताएं, इन हालात के अंदर हमारी सियासी जमात क्या बड़ा दिल करके कहे कि हम बानी के आगे लेट जाते में जिबा कर दें? वो बानी तहरीक इंसाफ भी कम से कम ऐसे हालात पैदा करें कि सियासतदानों के लिए विन विन पोजीशन हो। अच्छा, ये ना हो कि उनको बंदगली में दाखिल कर दें। शौकत भाई, आपने सुना जो अभी हुज़ैफा साहब ने कहा कि मुलाकात क्यों नहीं होती, और आज भी जिस तरह मैंने कहा कि मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी, और खान साहब की आंख के हवाले से तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। सॉरी फॉर कट, आंख का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन अल्लाह ने सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर, अगर उन्हें कुछ बीमारी होगी हम उनका बेहतरीन इलाज कराएंगे। उनकी आंख में कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि जी कोई खतरे की बात है। उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स सब रिलैक्स रहे। जिस तरीके से एक आम कैदी की सेहत हमारे लिए जरूरी है, बानी की सेहत भी वैसे जरूरी है। एंड एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में फिर ये कह रहा हूं कि बानी को सेहत का कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि मैं भी ट्विटर पर देख रहा था, मुमकिन है गलत था या सही था, नौरीन नियाजी का बयान में देख रहा था कि बानी की सेहत के हवाले से प्रोपेगेंडा ना किया जाए। जी जी शौकत भाई, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात तो अब सामने आ गई है ना, और एक सहाफती जराये के जरिए सामने आई है। और फिर ये भी है कि गवर्नमेंट ने इस पे चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट बाकायदा इसके लिए टीम बनाती है, और जब टीम बनाई वो गई है, जो डॉक्टर्स गए हैं उन्होंने कहा है कि जी इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इनको ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि अडियाला जेल वाले कह रहे हैं कि नहीं, इनको हम बाहर ले जा नहीं सकते हैं। अब ये एक वक्त याद है मुझे, जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे, हम सारे वजीर थे, तो खान साहब से गवर्नर हाउस में हम बात कर रहे थे कि जी ये नवाज शरीफ साहब वाकई इस सूरत हाल से दो चार हैं कि वो कह रहे हैं जी आज उनकी तबीयत खराब हो रही है, कल। वो कहा यार मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मुझे तो अफसोस हो रहा है कि उनपे जो कुछ उनके हो रहा है, मुझे अफसोस है, क्योंकि सियासत होती है और इस तरह नहीं कि मतलब, और अगर वो वाकई बीमार है तो उनको जाना चाहिए। तो ये अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हम सामने डिस्कस करके उस वक्त कह रहे थे। आज ये सूरत हाल है कि शौकत खानम की टीम ने रिक्वेस्ट की है कि जी हमें इजाजत दी जाए ताकि हम जाके वहां उनका मायना कर लें, तो मायने की भी इजाजत नहीं है। तो ये कैसी दुश्मनी है और कैसी सियासत है? अब दुश्मनी कौन कर रहा है? इमरान खान ने जितना भी किया था उस वक्त, लेकिन कम अज कम नवाज शरीफ साहब पे ये पाबंदियां नहीं लगाई कि डॉक्टर ना जाए, उनका टेस्ट ना हो, वो बाहर ना जाए। ये सारी चीजें ऐसी थी जो उस वक्त हमारे दौर में ही हुई, और हमारे दौर में ही वो बाहर गए और वहां जाके वो ठीक ठाक थे, फिर होटलों में भी जाते थे, खाने भी खाते थे माशाल्लाह। और वो प्लेटलेट्स जो यहाँ पे रोजाना कम होते थे वहां पे बहाल हो गए। ठीक है, उनका वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उनको मिला होगा शायद इसलिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें, ये गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि एक वक्त आ गया है और आप कहें कि जी इमरान खान ने ये किया था। देखिए, हमारे ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम क्या था कि ये हर किसी को चोर कहते हैं। अब मैं यकीन करें, मैं खुद इस चीज का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये लफ्ज किसने रखा था? जरदारी साहब की आप स्पीचेस उठा के देखे, वो कहता था नवाज शरीफ चोर है। फिर नवाज शरीफ साहब की आपकी स्पीचेस मेरे पास मौजूद है, अभी भी इसमें मैंने सेव की है बहुत सारी। वो कहते थे जरदारी चोर है, शहबाज शरीफ कहते थे मैं उनका पेट फाड़ूंगा। ये कल्चर हमने तो नहीं बनाया ना सर। अगर किसी ने भी किया इस सिलसिले को रुकना चाहिए। अब किसी ने भी किया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कल्चर हमने नहीं बनाया था कि हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि हर किसी को चोर चोर कहते थे। यही लोग आपस में एक दूसरे को करते थे। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, तो वो हम सबके सामने में उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब ये सॉरी पढ़ता नहीं था, मैं मशरिक अखबार का चीफ रिपोर्टर था उस वक्त उर्दू अखबार था बड़ा।
और उसका मैं जिक्र करूं, हम देखते थे कि बेनजीर साहिबा आंखें मल मल के बाहर निकली थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उनके अल्फाज इस्तेमाल हुए थे कौमी असेंबली में। शायद अतर भाई आपको भी याद हो गई है सारा सिचुएशन। तो ये कल्चर हमने नहीं बनाया, लेकिन हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है। अब जिस तरह ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब जो है वो जाके सीपीएम के साथ बैठ जाते, ये इतना आसान तो नहीं है ना। आपने उसको ये कहा कि दहशतगर्दों का साथी है, ठीक। पता नहीं अफगानिस्तान का साथी है, पता नहीं स्मगलरों का साथी है, क्या क्या नहीं कहा उसको। तो ये कहा इसको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, क्या नहीं कहा, आपने कितने रुकावटें खड़ी की। फिर उसके बाद अब उससे ये तवक्को करते हैं कि वो आपको आपको फूल पेश करे। भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके वज़रा की जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और सोहेल अफरीदी साहब के साथ बैठे। वो पढ़ा लिखा बंदा है, इकोनॉमिक्स किया है उसने। ठीक ऐसा है। नहीं है कि उनको कोई समझ नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बात की जाए। ये बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ टीवी के ऊपर इनके हल आते चले, हैं सारे। मैं शौकत भाई लेकिन आता हूँ आपके वो पास। जो है ना, मैं जो इस ठीक है, मैं मसले का हल वापस निकलता आऊंगा। है, वो तब होगा जब हम आमने सामने बैठेंगे। ठीक है। नजम वली भाई, आपने ये गुफ्तगू सुनी, ऑब्वियसली इस पे भी कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, लेकिन ये जो मुलाकातों वाला मामला है, आपको लगता है कि 8 फरवरी से पहले कोई मुलाकात हो जाएगी या फिर 8 फरवरी के बाद ही मुलाकात होगी? मेरा जब ये अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल का जो आंख की सिचुएशन है वो चूंकि यूट्यूबर्स के जरिए और ट्विटर के जरिए सामने आई है, लिहाजा उस पर तो मुझे पता नहीं है कि उसकी सिचुएशन क्या है। वो तो हुकूमत ही इसकी वजाहत कर सकती है और हुज़ैफा साहब कह रहे हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुलाकातों का सवाल है, अतर भाई मसला ये बन गया कि ये मुलाकातें जब ये बंद हुई तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा जो कि फैसला साजी को समझते हैं, देखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है। उसका जवाब ये आया कि इमरान खान साहब से मुलाकात अब सिक्योरिटी इश्यूज पर, सिक्योरिटी की वजह से और सिक्योरिटी रीजंस पर अब नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब भी उनसे मुलाकात होती है उसके बाद एक नया अमन अमान का मसला पैदा हो जाता है, किसी बयानिए का मसला पैदा हो जाता है। कभी शेख मुजीब की जो है वीडियो वो आ जाती है, कभी आर्मी चीफ के बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू इंडिया भी नहीं करता उस किस्म की गुफ्तगू आ जाती है। तो हर मर्तबा एक नया इशू खड़ा हो जाता है। और जो मुलाकातें बंद हुई उससे पहले जो बताया गया कि रिपोर्ट्स ये थी कि एक और 26 नवंबर करने की तैयारी की जा रही थी, यानी कि एक ऐसा एहतजाज जिसमें वफाक की तरफ पेशकदमी की जाए। हुकूमत के हमारे जो दोस्त हैं वो तो इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने मुलाकातें बंद करने के बाद बहुत बड़े एक हिजान से, खलफशार से और एहतजाज से कौम को बचाया है। अब देखिए 8 फरवरी से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई मुलाकात होगी, और क्योंकि 8 फरवरी एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शो ऑफ पावर करने जा रही है। जब ये एक मुकाबला और मैदान वाली फजा बनेगी तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो इजाजत देगी, क्योंकि इस वक्त जो है ताकत का मुकाबला है ना। ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि हम ताकत के जरिए जो है डिफीट कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो रियल ग्राउंड के ऊपर हो, या अभी 8 फरवरी को जो हमने मैदान लगाना है हम पाकिस्तान को बंद कर देंगे। तो जब इस किस्म की सूरत हाल बनेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे बढ़ते हुए कोई फायदा हो सकेगा, कोई चीज बेहतर हो सकेगी। अभी तो मुझे चीजें आगे जो हैं ज्यादा कुछ अरसे के लिए सख्त होती हुई नजर आ रही हैं। शायद नरमी ना, मुझे नहीं नजर आ रही कि नरमी होगी। ठीक है, आप सख्त से मुराद है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए आपको सख्तियां, मजीद सख्तियां नजर आ रही हैं? जी, आने वाले दिनों में जिस किस्म की सिचुएशन है या खासतौर पे एहतजाज की बात है, तो वो हमारा एक रवायती तरीकाकार है, हुकूमतों का भी और स्टेट का भी और सियासी जमातों का भी एक रवायती तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। उस रवायती तरीकाकार को सामने रखते हुए कोई भी छोटा सा सियासी तजबियाकार भी आपको बता देगा कि जब ये चीजें शुरू होंगी फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी, गिरफ्तारियां शुरू होंगी, उसके बाद उसका रिएक्शन आना शुरू होगा। तो चीजें जो है अभी मुझे तलखी की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, एक यहां पे जी छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो बसंत के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नजम भाई, मैं आपसे जरा शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं। कितनी तैयारी हो रही है बसंत की, और अब तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ नोटिफिकेशन वगैरह भी सामने आए हैं कि किसी की आप तस्वीर नहीं लगा सकते पतंग के ऊपर, कोई सियासी नारा नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ा खदशा था कि किसी की तस्वीरें लग जाएंगी? देखिए, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ से होना चाहिए ना, जो इस वक्त टिकटॉक बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जनाब
इमरान खान साहब की तस्वीरों के साथ इस वक्त पतंगे तैयार कर रहे हैं। तो जब एक आप पॉलिटिकल मूव करेंगे तो उसके जवाब में फिर हुकूमत भी सोचेगी। लेकिन देखिए, जहां तक बसंत की बात है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बैरून मुल्क हैं, आप यकीन कीजिए वो टिकटें करवा रहे हैं आने के लिए कि हमने जो है पाकिस्तान में आके, लाहौर में आके खासतौर पे बसंत करनी है। वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं। लेकिन इससे हटकर मैं जाती तौर पर, अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मैं बसंत के खिलाफ हूँ। उसकी कई वजूहात हैं। मैंने बतौर रिपोर्टर लोगों को मरते हुए देखा। मैंने उन बच्चों को, उनके माँ बाप को चौधरी परवेज इलाही के पास चेक लेने के लिए जब वो गए हुए थे, जब परवेज मुशर्रफ साहब ने बसंत करवाई थी, वहां पर रोते हुए देखा कि आप हमारे बच्चे वापस कर दें, अब ये पैसे रख लें। ये बुनियादी तौर पे मरियम नवाज साहिबा अगर चाहे ये कहती हैं, और ठीक है, उनका दावा काफी हद तक दुरुस्त भी है कि उनकी गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज्यादा गिरफ्त है। वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करवा लेती हैं, मुश्किल से मुश्किल ताजरों के हवाले से भी करवा के उन्होंने दिखाए, तजावजात पर भी करके दिखाए। लेकिन सवाल ये है अतर भाई कि क्या वो अपनी गुड गवर्नेंस से या अपनी सख्त गवर्नेंस से बच्चों को मरने से बचा सकेंगी? क्या वो जो नुकसानात होते हैं उसको रोक सकेंगी? ये एक बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन है, क्योंकि हम लोग मीडिया वाले, मैं आपको बड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, हम लोग जो कि इसको बहुत ज्यादा पैकेज बना बना के, रिपोर्ट्स बना बना के इसको फेवर भी करेंगे, लेकिन जब कहीं हमें कोई लाश मिल गई और जहां पे कुछ हुआ, हम सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले होंगे। तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का, दोस्तों का ये भी कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इसकी हिदायत की है। तो चूंकि मरियम नवाज बड़े मियां साहब की बहुत ज्यादा मानती हैं, वो इससे पीछे नहीं हटेंगी, वैसे भी वो किसी फैसले से पीछे हटती हुई नजर नहीं आई। तो अब ये देखना ये है कि ये उनकी गवर्नेंस का, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का मुकाबला है उन लोगों के साथ जो इसको गले काटने तक ले जाएं, इसको बच्चों की अमवात तक ले जाएं, इसको हुल्लड़बाजी, तूफान बदतमीजी तक ले जाएं। जी ठीक है। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, जरा आखिर में बताइएगा कि 8 फरवरी की आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हमने स्ट्रीट मूवमेंट तो आपकी देखी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रीजन्स में जा रही है आपकी जमात, और 8 फरवरी के हवाले से कोई हतमी, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल के ऊपर क्या प्लानिंग है, क्या करना जा रहे हैं आप लोग? देखिए, जो एलामे तो पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि पहिया जाम होगा और शटर डाउन हड़ताल होगी, पुरअमन एहतजाज होगा। लेकिन देखें, पुरअमन एहतजाज करना एक सियासी जमात का हक बनता है। हमारे दौर में आपको याद होगा कि नून लीग ने लॉन्ग मार्च किया था लाहौर से, पीपल्स पार्टी ने ट्रेन मार्च किया था, और JUI ने धरना दिया था, हमने किसी को नहीं रोका था। और आज जब ये हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं आपको हक नहीं है। तो ये जो चीज है ना, सियासत के अंदर ताकत का इस्तेमाल, और वो भी रियासती ताकत का इस्तेमाल, तो इससे तो मसाइल हल नहीं हो गया। आपकी मईशत कहाँ पे पहुंची है? कर्जों में तो मुल्क को डुबो दिया है आपने, कारखाने बंद हो रहे हैं पंजाब के अंदर, एक्सपोर्ट खत्म हो रही है आपकी, और दावे हो रहे हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज हर सुबह शाम स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, स्टॉक एक्सचेंज से आवाम को फायदा हो रहा है क्या उनके लिए कोई गंदम सस्ती हुई है, आटा सस्ता हुआ है, कोई चावल सस्ते हुए हैं, क्या हुआ है? रिलीफ 1 रुपए का आप नहीं दे सके। तो ये बहुत सारी चीजें, हुकूमत खुद भी बड़े प्रेशर के अंदर है, क्योंकि आज भी ये सूरत हाल है कि ये जो रिजर्व बता रहे हैं, इनके पास तो 1.5-2 के अलावा तो है ही नहीं, बाकी पैसा तो दोस्त मुल्कों और बैंकों का पैसा है, जो ये दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास इतने रिजर्व है। ठीक है। तो ये कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। बेहतर यही है कि अपने अपोजिशन के साथ ताकत के इस्तेमाल के बजाय बैठ के बातचीत करें, मुज़ाकरात पे आए, लेकिन ऐसे मुज़ाकरात नहीं कि एक तरफ आप गालियां दें, धमकियां दें, गवर्नर राज लगाने की बात करें, फिर कहें जी आए हमारे साथ बात करें। ऐसी बातचीत नहीं होगी। ठीक है जी। हुज़ैफा साहब, आपने सुना कि वो जो कह रहे हैं कि मामलात को बेहतर करने की जरूरत है और हुकूमत थोड़ा सा अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करे। जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम कितना है ताकि मैं बसंत तकरीबन 1.5 मिनट है आपके पास। हाँ, मैं बसंत पे भी कमेंट करना चाहता हूँ। आप करें ना बसंत से। लगा पेचा थे मच गया शोर, ये दिल हुआ बोगाटा। आप जितने मर्जी पेचे लगाएं। नहीं, मैं एक तो बात उसमें से इतना करूं कि बसंत एक ऐसा त्यौहार है जो कि पंजाब की सदियों पुरानी रिवायत है, कई सौ साल पंजाब में चलता रहा। गो ये केमिकल डोज की वजह से खत्म हुआ सिलसिला। अब एक अच्छा इवेंट है, उसको कोई जमात भी उसको सियासी ना बनाए। यानी अगर तहरीक इंसाफ, अगर किसी की ख्वाहिश है मियां साहब की तस्वीर लगाए, क्योंकि अर्ज ये है कि देखिए, हमने सियासत के अंदर इख्तलाफ हुआ करता था, 2 MNA एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, अगले दिन इकट्ठे होते थे।
हमने वो नौबत बनाई कि सियासत में इख्तलाफ को आपने सियासत में दुश्मनी में तब्दील कर दिया। अगर एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, उसमें 4 डेज में 1000 बंदा इकट्ठा हो, 400 ने मियां साहब की तस्वीरें लगाई हुई हो पतंग पर, 200 ने शहबाज साहब की, 500 ने बानी तहरीक इंसाफ की, वहां पर एक अच्छा इवेंट जो है वो नाखुशगवार वाकये में तब्दील हो जाए, क्योंकि तलखी हमने इतनी बढ़ा दी है। मैं समझता हूं सब जमातों के लिए, ये नून के लिए भी है, कोई तस्वीर ना लगाए। बेसिकली आप उस इवेंट के जरिए पैगाम दें कि हम ना तहरीक इंसाफ के, ना नून के, ना पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, हम पाकिस्तानी हैं। ये गवर्नमेंट ने इसलिए ये प्रिकॉशनरी मैयर ली है कि एक जमात हर इवेंट को जो है वो 804 से मिलाने की कोशिश जब करती है, तो बेसिकली अवाम के अंदर एक लंबी लाइन ड्रा हो गई है। यानी यूं लगता है कि तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन 2 अलग-अलग मजहब हैं। भाई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, अवाम को इकट्ठा होने दें। और एक अगर इवेंट अवाम को इकट्ठा होने के लिए किया जा रहा है, उसको सारी जमातें प्रमोट करें। मैं ये ना कहूं कि नून लीग का शेर लेके पहुंच जाए, भाई भाई पीपल्स पार्टी ना कहीं तो इसको आप कह रहे हैं कि गैर सियासी इवेंट। और आखिरी बात मैं कर देता हूं, मुझे शौकत साहब ने बड़ी प्यारी बातें की हैं जी, और ये बड़ी जिगरे की बात है कि उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ चोर कहे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी के बारे में कहे ये नशेई है, ये गलत अल्फाज है। इस तरह का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भाई इसकी इब्तिदा कोई तो करेगा, इसकी इब्तिदा आप ही कर लें। कम से कम सोहेल अफरीदी साहब से आपकी डायरेक्ट एक्सेस होगी, उन्हें कहें कि भाई बातचीत से आगे बढ़ा जाता है। बानी तहरीक इंसाफ की फैमिली की मुलाकातें अगर बहाल करना चाहते हैं तो फैमिली को अलहदा कर दें सियासत से, आप सियासत करनी है। बुशरा बीबी की फैमिली तो अलहदा उनकी भी नहीं होती। बुशरा बेसिकली उसमें यानी ऑन द लाइटर नोट, बेसिकली तो असल रेगुलेटर तो बुशरा बीबी है ना जी, बेसिकली इसलिए आपने उनको भी जेल में रखा। नहीं हमने तो उन्हें नहीं, हमने उन्हें, मुझे किसी ने बात की थी कि आप, हाँ बल्कि विशाल एक दिन मुझे कहने लगी कि औरतों को साहब आप निकाल दें मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा हमने तो औरत को निकाला था, उसे बनी गाला भेजा था, औरत बाजिद थी कि नहीं मैंने जेल जाना है तो निकाल लीजिए। चले आप तीनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कल आपसे दोबारा इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।